चैप्टर 4 देख रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात करेंगे आज। जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देखा तो हमने उसमें बात की पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन में डिस्क्राइब करें तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। दूसरा हमने देखा कि भाई हम प्लस और माइनस साइन हम देखते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस लेंगे, इसमें जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे, और या वाइस वर्सा। लेकिन जब हम बात करते हैं टू डिमेंशन की, एक डिमेंशन मतलब अगर मैं इस तरीके से बनाऊं इसको, तो एक डिमेंशन में आप मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप टू डिमेंशन, जैसे मैं ये एक्स और वाई और जेड बनाता हूं, अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ठीक है, वन डिमेंशन। मान लीजिए एक्स जेड डिमेंशन में एक साथ मूव कर रहे हैं या जेड वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो ये पूरा प्लेन हुआ ना, ये पूरा एक प्लेन हुआ। जहां पर हम टू डिमेंशन की बात करते हैं या प्लेन की बात करते हैं या पूरा थ्री डिमेंशन की बात करते हैं, एक्स वाई जेड, तो यहां पर हमको वेक्टर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इन सब क्वांटिटीज को हम दर्शा सकें, इनको डिफाइन कर सकें। यहां पर प्लेन की बात हो रही है, इसलिए पहले वेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। वेक्टर क्या है, कैसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स को, क्या रिजल्ट होगा अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें किसी वेक्टर को एक रियल नंबर से। ये इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम वेक्टर के टर्म्स में लिखें, और फिर हम मोशन देखेंगे ऑब्जेक्ट का एक प्लेन में, जैसे मैंने आपको यहां पर इंगित किया। बहुत एक छोटा केस अगर मैं बताऊं, अगर प्लेन में मूव करना है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एक बहुत इजी चीज हम देखेंगे जो हम हमेशा करते हैं। जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं या फिर आप कहिए किसी बॉल को फेंकते हैं, तो किस तरीके का मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। ये इस क्लास का बड़ा फेमिलियर केस है, बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका डेली लाइफ में हमारे। और फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बात करेंगे, और जो इक्वेशंस हम यहां पर बनाएंगे, डेवलप करेंगे मोशन के लिए प्लेन में खास तौर पे, उसको हम थ्री डिमेंशन में भी आगे बढ़ा सकते हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी जो होती है उसको हम दो भाग में, दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक आपका स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया। इनमें डिफरेंस है डायरेक्शन का। वेक्टर के साथ डायरेक्शन होती है, स्केलर के साथ डायरेक्शन नहीं होती है। एक सिंगल नंबर आप समझ लीजिए, उसके साथ प्रॉपर यूनिट होती है, यानी मैग्नीट्यूड होगा। तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई वैल्यू होगी, उसकी कोई यूनिट होगी। जैसे दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, मास होता है जो ऑब्जेक्ट का, टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का, और जो समय लगा किसी पर्टिकुलर इवेंट को होने में, जो रूल्स है, अगर आप कंबाइन करना चाहें स्केलर्स को, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अलजेब्रा में हमने किया, 2 + 3 5 - 6, इस तरीके से स्केलर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन हम इस पे कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे ऑर्डिनरी नंबर है उसी तरीके से। जैसे अगर मैं लेंथ और ब्रेथ की बात करूं रेक्टेंगल के, और 1 मीटर और 0.5 मीटर इसका लेंथ और ब्रेथ है, तो पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम सारे साइड को जोड़ देंगे। तो 2 बार 1 आएगा, 2 बार 0.5 आएगा, कुल मिला के 3 हो जाएगा। जो लेंथ है हर एक साइड का वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं। तो जो पेरीमीटर आएगा, यानी कि जो इसकी परिधि है, बाउंड्री है, उसको जोड़ेंगे तो वो स्केलर आती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर किसी एक दिन का 35.6 और 24.2 24.2 है, तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 11.4 हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब लीजिए जो एल्यूमिनियम का है, जिसका एक साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका मास 2.7 केजी है। वॉल्यूम क्या होगा इसका, अगर क्यूब है तो आप वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों तीनों बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये सेंटीमीटर में है इसलिए मीटर में किया, इसलिए आपका 10⁻³ आ रहा है। ये स्केलर है। डेंसिटी की बात करें तो मास को वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी आ जाएगी, वो भी ऐसा इस तरीके से आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम और मास को मल्टीप्लाई करके डेंसिटी आ जाएगी। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं।
वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी x, और साथ में डायरेक्शन भी हो। और ये जो वेक्टर है इसमें डायरेक्शन ट्राइंगल ऑफ एडिशन को क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ये आप कहें कि क्योंकि दो ट्राइंगल बन के पैरेललोग्राम बन जाता है, तो पैरेललोग्राम का जो लॉ है एडिशन का वो यहाँ पर होगा। तो वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई होता है और साथ में इसके साथ एक डायरेक्शन भी होती है। जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम वेक्टर बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारे के सारे वेक्टर में आते हैं। अब बात आती है कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें वेक्टर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो बोल्ड में लिखते हैं उस अक्षर को या उस चीज को। अभी मैं आपको बताऊंगा जहां जो यहाँ आपको बोल्ड में दिख रहा है। तो वेलोसिटी हम इसको बोल्ड वी लिखेंगे, लेकिन बोल्ड में लिखेंगे। और क्योंकि बोल्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, तो जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वी लेंगे, इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे। तो बोल्ड लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉपी पन्ने में, जब आप इसको आंसर वगैरह लिखेंगे। तो ये जो कैपिटल वी या बोल्ड वी है या फिर वी के ऊपर जो एरो है, ये दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहे हैं। जो इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, उसको हम ये जो जैसे वी है इसको हम इस तरीके से कर देंगे। और वेक्टर ले रहे हैं तो मतलब इस तरीके से ले रहे हैं, तो इसके आगे दो लकीरें खींचेंगे आगे पीछे, तो इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे बोल्ड फेस से, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और अगर आपका लाइट फेस है तो आप मतलब खास तौर पे जब इनकी मैग्नीट्यूड दिखाना चाहेंगे तो आप इनको नॉर्मल फेस से दिखाएंगे। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको पोजीशन बतानी है, अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है, तो पहले तो हम शुरुआत किसी कन्वीनियंट अपने हिसाब से कन्वीनियंट पॉइंट लेंगे। जैसे हम ओरिजिन ले लेते हैं। अब P और P डैश ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट का किसी टाइम t पे। P t पे है और P डैश t डैश पे। अभी आपको फिगर दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, O और P को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ लेंगे। जो OP बन रहा है वो पोजीशन वेक्टर है उस ऑब्जेक्ट का टाइम t पे। एक एरो जो मार्क किया जाता है इस लाइन के हेड पे, वो भी आपको दिखाता हूँ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। तो OP जो है वो R के बराबर है। और पॉइंट P डैश कहाँ है आपका, उसको हम OP डैश, उसको हम एक और वेक्टर से दिखाते हैं, पोजीशन वेक्टर से। वो है आपका OP डैश, जिसको हम R डैश बोलेंगे। तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर एक्सिस लिया, OX OY, मतलब ये X है, Y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। और फिर ये P और P डैश की बात हो रही है, तो T पे ये P पे है और T डैश पे ये P डैश पे है। तो जैसे ही आप इस P को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, ये R वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से, या फिर आप ये कहें कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को R से, और P डैश को कैसे करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, R डैश से हो जाएगा। जो लेंथ है वेक्टर R का, वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है या उसकी वैल्यू बताता है वेक्टर की। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन होगी जिसमें P आ रहा है, जिसमें आपका P आ रहा है। या ये कहिए कि उसकी डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें P जब O से देखा जाए तो P लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए P P डैश पे चला जाता है, तो जो ये P P डैश बना, यहां से यहां तक जो P P डैश बना, इसे कहें कि ये टेल आप कहें P है, इस तरीके से टेल ये P है और ये P डैश है इसका टिप। इसको हम कहते हैं यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसका मोशन किसका मोशन हो रहा है, P का, टाइम t से लेकर टाइम t डैश तक। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये स्ट्रेट लाइन है जो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताती है, उनका बीच का डिस्प्लेसमेंट है। तो जो एक्चुअल पाथ आपने लिया है ये इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इस फिगर को आप देखें तो इसमें इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन हमारी P है, फाइनल पोजीशन मान लीजिए Q है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ये PQ ही होगा। जबकि इसका जर्नी देखिए, जैसे आप कहिए कि मैं PA B फिर उसके बाद C और Q यहाँ ऐसे चल के आता हूँ, या आप कहें मैं PDQ से चल के आता हूँ, या आप कहें PBE तक जाते हैं, फिर F तक जाते हैं, फिर Q पे लौट के आते हैं। इन सब जगह पे जो मैंने अभी लाइनें बनाई, वो तो आपका ये तो आपका पाथ लेंथ कह सकते हैं इसको, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, वो या तो कम होगी या बराबर होगी पाथ लेंथ से किसी भी
कुछ भी ऑब्जेक्ट की बात करें, 2 पॉइंट के बीच में। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर ए और बी, आप कब कहेंगे कि ये दोनों बराबर है? यदि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जब यदि इनका डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इनके सेम होने चाहिए। एक और फिगर मैं आपको दिखाता हूं, इसमें 2 वेक्टर है ए और बी। हम देख सकते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। आप क्या करें, शिफ्ट करें इस बी को, जो बी जो पैरेलल है अपने आप से, जब तक इसका टेल क्यू कोइंसाइड ना कर जाए, और क्यू इनसाइड करेगा ओ से, और क्योंकि इनके टिप्स और टेल कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये इक्वल है। और इसको मैं इस तरीके से बताता हूं आपको कि आपके 2 वेक्टर हैं ए और बी, और इन दोनों को आप क्या करें, या इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, डायरेक्शन भी सेम है और ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो बात बन गई आपकी। अब वेक्टर ए डैश और बी डैश को ले, और इसको अगर आप देखें कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। अगर ये इसके ऊपर आ भी जाता है, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन आ भी जाता है, तो आप देखेंगे कि इसका डायरेक्शन यहाँ होगा, तो डायरेक्शन बदल गया। इस फिगर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्शन अलग है। अगर आप कर भी देते हैं तो आपका ये जो इसके टेल है और इसका जो टिप है वो कभी कोइंसाइड नहीं करेगा। कोई भी वेक्टर का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं रियल नंबर से, यानी कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आप कोई भी लैम्डा, कोई भी एक रियल नंबर ले लें, और जब मल्टीप्लाई करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू, वो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा? लैम्डा से। यानी वेक्टर की क्या, या फिर आप कहें वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और इसको लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा को बाहर ले आइए आप और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर ए को मल्टीप्लाई करिए 2 से, जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ट्वाइस इंटू ए हो जाएगा। इसका डायरेक्शन भी वही होगा, मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने कहा ए है ये, आपने इसको 2 ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस ये यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए को किसी नेगेटिव नंबर से, अगर लैम्डा नेगेटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव की बात की हमने, अगर नेगेटिव है तो बस ये होगा कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसकी मैग्नीट्यूड माइनस लैम्डा होगी, मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें एक वेक्टर आपके पास ए है और इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 में इसका डायरेक्शन चेंज होगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन -1.5 से करें तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा इससे आधा और बढ़ जा रहा है। ये तो रहेगा, साथ में आधा और बढ़ जाएगा। तो जो फैक्टर लैम्डा की बात कर रहा हूं मैं, जिसको हम रियल नंबर कह रहे हैं, जिससे ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्केलर हो सकता है, इसकी खुद की अपनी डिमेंशन हो सकती है। तो जो डिमेंशन डेल्टा या लैम्डा ए है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है डिमेंशन लैम्डा और ए का, तो दोनों की डिमेंशन जुड़ जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करें हम कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को ड्यूरेशन से, जैसे टाइम से, तो हमको क्या मिलता है? अगर वेलोसिटी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता था? डिस्टेंस मिलता था। यहाँ पर भी ये है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को टाइम से, ड्यूरेशन से, तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। एडिशन हम करना चाहें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स का, तो उसका ग्राफिकल तरीका क्या होगा? जो वेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हैं, या आप कहें क्योंकि 2 ट्राइंगल को जोड़ के एक पैरेललोग्राम बन जाता है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो करता है। अब हम बताएंगे ये वाला लॉ ऑफ एडिशन कैसे, ग्राफिकल मेथड से। अब इसमें देखिए, आपने कहा कि हमारे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, 2 वेक्टर है और एक प्लेन में है। जो लेंथ है लाइन सेगमेंट का, जो इन वेक्टर को बता रहा है, ये प्रोपोर्शनल है किससे? मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अगर हम a प्लस बी करना चाहते हैं या सम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम b को रखेंगे इस तरीके से कि इसकी जो टेल है, इसकी पूंछ जो है, वो a के हेड पे, उसके सर पे लग जाए। अब देखिए किया क्या हमने कि इनको किस तरीके से रखा। हमने ऐसा रखा कि एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये है। हमने a को रखा और b को हम ये इस तरीके से ले आए, इसकी पूंछ को इसके सर पे ले आए, तो ऐसे बना दिया। तो आप देखें यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, यानी कि टेल जो है ए का, उसको हम बी के हेड से, सर से ज्वाइन कर देंगे। तो जो लाइन आपको ओ क्यू बनी है, ये वेक्टर आर मान लीजिए, इसको आर इक्वल टू ए प्लस बी, और क्योंकि ये एडिशन है सिंपल, आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको बी लीजिए, ऐसे बी,
और इसके जो इसका सर है वहां पर इसके ए के पूंछ को लगा दीजिएगा या ए के टेल को लगा दीजिएगा। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तब भी आपका r इक्वल टू बी प्लस ए ही आएगा। तो वेक्टर यहाँ पर ए बी है, वेक्टर ए को हमने ए और बी को ग्राफिकली जोड़ा, इसको भी ग्राफिकली जोड़ा, और यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या है वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन में एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। अब हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया हेड और टेल का, तो इसी ग्राफिकल मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड। क्या कहते हैं, क्योंकि हेड और टेल मैंने जो सर और पूंछ बताई, तो जो दो वेक्टर और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रायंगल बना रहा है। बेसिकली आपने देखा सब जगह ट्रायंगल बन रहा था दोनों ही केस में, तो इसको हम ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं वेक्टर एडिशन का। और अगर हम रिजल्टेंट बी प्लस ए देखें, एक और फिगर आपने देखा, तो ये जो सेम वेक्टर है वही मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप चाहे इसको ऐसे रखें, ए को बी से जोड़ें या बी को ए से जोड़ें, बात बराबर होगी। आपका रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो यही आएगा, वो यही आएगा। यही बात है कि रिजल्ट ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। जो एडिशन है वेक्टर का, इसको इसी चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी कि ए और बी पहले जोड़े, और अच्छा एक चीज उसमें सी और ले आते हैं, चलिए करें वेक्टर सी, तो ए और बी को जोड़ के सी से जोड़े या बी और सी को जोड़ के ए से जोड़े, जो रिजल्टेंट है वो सेम आएगा। अगर हम रिजल्ट देखना चाहें दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर का, जैसे हमने ए को माइनस ए से, मतलब ए ऐसा है माइनस ए ऐसा है, इनको जोड़ने की कोशिश करें तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है वो जीरो मैग्नीट्यूड का आएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब ये जीरो है इस डायरेक्शन, ये जीरो ही हो गया तो डायरेक्शन की बात नहीं, क्योंकि पॉइंट वैल्यू हो गई या ना नहीं वैल्यू हो गई, तो इसलिए इसको हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस ऑफ माइनस बी, ए माइनस ए, ये जीरो होता है और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो जीरो आता है, इसलिए हम इसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कह रहे हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड नल वेक्टर की जीरो होती है तो उसकी डायरेक्शन हम बता नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन है ही नहीं इसकी। तो नल वेक्टर जब भी आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी ए वेक्टर को नंबर जीरो से, यानी कि अगर हमने कहा कि ए प्लस जीरो करें तो वही ए निकल के आ जाएगा, और अगर लैम्डा को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो आएगा, और ए को मतलब इस रियल नंबर को जीरो से करें तो भी जीरो, या जीरो वेक्टर से या नल वेक्टर से, और अगर ए को नल वेक्टर से करें तो भी आपका नल ही आएगा। तो जीरो वेक्टर की मीनिंग क्या है, अगर हम इस फिगर को बहुत ध्यान से देखें जो हमने डिस्कशन किया, मैं इसको भी बनाने की भी कोशिश करूंगा। पहले समझिए कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर हम किसी भी सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो पी पे है और टाइम टी पे, और वो पी डैश पे चला जाता है, पी किसी टी डैश टाइम पे पी डैश पे चला जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी अगर अलग हो तब तो हम निकालेंगे कुछ, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट नल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये है पी, ये पी डैश पे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये पी डैश पे जाता ही नहीं, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ, ये तो जीरो हुआ, ये यहाँ था और यहाँ ही रह गया, तो इसे हम नल वेक्टर कहते हैं, ये इसका मतलब है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं वेक्टर का, उसको कैसे करेंगे, उसको हम एडिशन के टर्म्स में दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे जो डिफरेंस है ए और बी का, उसको हम ए प्लस बी करते थे, सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा ए प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक, हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे लेकिन माइनस बी, यानी कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा लेकिन इसका डायरेक्शन बदल देंगे। तो वेक्टर माइनस बी हम ऐड करेंगे ए में तो हमको ए माइनस बी मिल जाएगा। जो वेक्टर R1 है, अगर आप R1 की बात करते हैं तो हम ए प्लस बी बोलेंगे। मैं इसको ध्यान से बताऊं, ये ए है, ये बी है, हम बी को ए प्लस बी करना तो चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि ए माइनस बी भी सीखें, तो माइनस बी के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया, इसके डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो हुआ क्या, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये ए प्लस बी, लेकिन जैसे ये बी है हमने इसको अपोजिट कर दिया, माइनस बी हो गया, तो अब इसको जोड़ेंगे तो ए माइनस बी आएगा। बस इतना सिंपल तरीका है। तो हम यहाँ पर हमने किया क्या, पैरेललोग्राम मेथड यूज किया ताकि हम सम निकाल सके। अगर हमारे पास ए और बी वेक्टर है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसको ऐड करना चाहते हैं तो उनकी जो टेल है वो कॉमन ओरिजिन पे लाएंगे, और मैं आपको इसका फिगर भी आपको दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे एक लाइन को, जो हेड है ए के वो पैरेलल बनाएंगे बी को, और एक और लाइन हेड की जो बी का हेड है वहीं से
पैरेलल बनाएंगे ए को ताकि एक पैरेललोग्राम बना सके। बेसिकली हमको पैरेललोग्राम बनाना है। अब हम ज्वाइन करेंगे जो पॉइंट है इंटरसेक्शन इन दो लाइंस का ओरिजिन के साथ। जो रिजल्टेंट आर वेक्टर आएगा उसको डायरेक्ट होगा ओरिजिन से डायगोनल ओएस, मतलब एक डायगोनल आएगा इसमें। और जो ट्रायंगल लॉ है वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ए और बी का रिजल्टेंट निकाल सके। और आप देखेंगे कि चाहे ट्रायंगल मेथड यूज करें चाहे पैरेललोग्राम मेथड यूज करें, आता दोनों में सेम है, तो दोनों मेथड इक्विवेलेंट है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो बताया था इसमें हमने क्या किया, दो वेक्टर हमारे पास ए है और बी है, और हमने क्या किया, इनकी जो टेल्स है उनको हम कॉमन ओरिजिन पे ले आए, दोनों के टेल को। अब हमको सम ए और बी निकालना है पैरेललोग्राम से। कैसे करेंगे सम निकालना है? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी। हम क्या करेंगे, ए के पैरेलल हम एक ए वेक्टर ही बनाएंगे और बी के पैरेलल हम बी वेक्टर बनाएंगे। ओके, तो ये आर क्या होगा, ए, क्योंकि ये तो बी के बराबर बनाया है, ये ए के बराबर बनाया है, तो आर क्या होगा, या तो ए प्लस बी यहां से आ जाएगा या यहां से ए प्लस बी, क्योंकि बी प्लस ए प्लस बी कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। एक सवाल देखते हैं। पानी गिर रहा है वर्टिकली, इसकी स्पीड जो है वो 35 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब पानी गिर तो रहा है, इसके बाद यहाँ पर हवा आनी शुरू हो जाती है। हवा की स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है। पानी के गिरने की जो स्पीड है वो 35 है। अब किस डायरेक्शन में एक लड़का है, किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला या छतरी पकड़े ताकि कोई वो भीगे ना। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ये है आपका विंड की डायरेक्शन, ये है आपके रेन की डायरेक्शन। रिजल्टेंट डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो रही है। तो ये जो थीटा है इस एंगल में इनको पकड़ना पड़ेगा ताकि काम बने। ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो वेलोसिटी है रेन या विंड की वो हम वी आर से और वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। अब हम रूल लगाते हैं वेक्टर एडिशन का। हम देख रहे हैं कि वी आर और वी डब्ल्यू, ये वी आर और वी डब्ल्यू जो मैग्नीट्यूड है आर की वो क्या होगी, आर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। देखिए मैं ये वी आर ले रहा हूँ, तो मान लीजिए ये हमारा वी डब्ल्यू है, तो सीधी सी बात है कि स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर आर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, ये आपकी मैग्नीट्यूड हो गई आर। अब डायरेक्शन क्या होगा, ये थीटा निकालना है, तो वी डब्ल्यू बाई वी आर, वी डब्ल्यू बाई वी आर ये तो होता है। अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल बनाऊँ तो थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये वी डब्ल्यू था, ये वी आर था, 12/35 यानी कि 0.343, यानी कि थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 0.343। टेबल से देखेंगे तो 19 डिग्री आएगा। इसका मतलब जो लड़का है उसको 19 डिग्री पे पकड़ना पड़ेगा वर्टिकली टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में, ईस्ट के टुवर्ड्स, इस डायरेक्शन में।